बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे कि नील बोहर ने किस तरह से जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने के साथ साथ नेक्स्ट मॉडल में उसने क्या चेंजेस की और क्या प्रेजेंट किया कि एटम किस तरह से जो है एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो आप दोनों मॉडल की हिस्ट्री लिखेंगे। हिस्ट्री में क्या आएगा, कीपिंग in view the defects in Rutherford's atomic model, Neil Bohr presented another model of an atom in 1913। अब ये MCQs आता है कि नील बोहर ने कौन सी ईयर में मॉडल पेश किया, इन 1913। और एक और डिस्कवरी भी हुई थी 1913 में, एटॉमिक नंबर। एटम्स के जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1913 में ही डिस्कवर हुए थे। तो ये दोनों MCQs आ जाते हैं। नील बोहर के मुताबिक उसने क्या किया, उसने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक की बेस पे उसने एटम के मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक क्या कहती है, आइए हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करते हैं, उससे हमें पता चलेगा। बोहर का एटॉमिक मॉडल ये कहता था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो एक एटम में एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंटिन्यूसली इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता एनर्जी को। सबसे बड़ा डिफेक्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में यही था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है एनर्जी या फिर नहीं कर रहा। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस कहती थी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट या फिर रिलीज करेगा। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, revolving electron in an atom does not absorb or emit energy continuously। मेन पॉइंट इसका क्या था, revolving electron does not absorb or emit energy continuously। The energy of a revolving electron, उसने क्या कहा कि जो revolving electron की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स्ड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। अगर ऑर्बिट चेंज करता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस ऑर्बिट की एनर्जी को अचीव करे। मतलब अगर तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कम है तो अपनी एनर्जी को कम करके उस ऑर्बिट में जाए। अगर उस ऑर्बिट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो अपनी जो एनर्जी है उसको ज़्यादा करें और फिर उस ऑर्बिट में जाए। लेकिन जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। तो द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स एज इट रिवॉल्व्स ऑन द ऑर्बिट्स ऑफ द फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। द बोहर एटॉमिक मॉडल एज शोन इन फिग को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि जो सेंट्रल पोर्शन है, जो मिड पोर्शन है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो हमें बता दिया था। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स शेल में रिवॉल्व करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस शेल में हों, जिस ऑर्बिट में हों, उनकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। जब उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता तो उसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेंगे तो वो एनर्जी को ना ही तो उसको कम करेंगे और ना ही ज़्यादा करेंगे। लेकिन
अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो तो उसको उस ऑर्बिट की एनर्जी अचीव करना होगी। अब उस ऑर्बिट की एनर्जी अचीव किस तरह से होगी कि या तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ज़्यादा करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी कम होगी या ज़्यादा, कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जाना क्या कहाँ चाहता है। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन एक लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ पे जैसे नंबरिंग मेंशन है 1 2 एंड 3। 1 2 3 का मतलब क्या है? 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल है, 2 का मतलब ये है कि सेकंड शेल है, थर्ड का मतलब क्या है कि थर्ड शेल है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है? सेकंड ऑर्बिट में। अगर एक इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से नेक्स्ट थर्ड ऑर्बिट में जाना है, मींस के एक लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाना है, तो उसको क्या करना होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगी। क्योंकि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज़र शेल्स में होते हैं, उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से दूर जाना हो, मीन्स एक लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाना हो, तो उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। इसी तरह से अगर एक एटम के न्यूक्लियस को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को एक अपने हाई ऑर्बिट से, मतलब जैसे ये N3 में है, थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड शेल से अगर उसे फर्स्ट में आना है तो थर्ड हायर है, फर्स्ट लोअर है, तो उससे हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। तो इसी तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम लोअर टू हाई ऑर्बिट्स, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स, दे रिलीज एनर्जी। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था बोहर एटॉमिक मॉडल का, कि जो एक एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। चेंज कब आता है? मतलब एक ही शेल में रिवॉल्व करते हुए वो चेंज नहीं करते अपनी एनर्जी में, वो फिक्स रहती है। लेकिन एनर्जी में चेंज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे में मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट में सम टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और सम टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है। ये था बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हुआ। आप इसको अच्छे से लर्न आउट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।